प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी साथ में हैं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर स्वागत करें हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी का। प्रियंका गांधी। मैं लगना चाहिए कि प्रियंका जी हमारे बीच में आई है कि हम मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव के बाद लागू करेंगे। हमारी माताओं बहनों को 18,000 रुपए प्रति वर्ष मिलना चाहिए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? वही फॉर्म आज हमारी जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी हमारी बहनों को प्रतीकात्मक रूप से सौंप रहे हैं। 2023 में सरकार बनेगी और सबसे पहले ये काम हम लागू करेंगे। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, एक बार पुनः जोरदार नारे के साथ गुंजायमान कर दीजिए आसमान को। ये मैसेज जाना चाहिए, ये जाना चाहिए समाचार महाकौशल की राजधानी जबलपुर से कि कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन रही है। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ। हमारी बहनों को वो फॉर्म प्रियंका जी खुद दस्तखत करके दे रही हैं और मैं भाजपा के लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो दस्तखत प्रियंका गांधी जी कर रही हैं वो कांग्रेस की सरकार बनने पर अंतिम लकीर है। इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। हम आपके जैसे झूठ नहीं बोलते हैं, हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और कमलनाथ जी ने 15 माह की सरकार में जो कहा उसको किया। इसके पश्चात मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश में। अब आप सब मेरे साथ मिल के बोलिएगा, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, राजा शंकर श्याम, राजा रघुनाथ श्याम, राजा दलपत सिंह, राजा संग्राम शाह, टांटिया मामा को मैं प्रणाम करता हूं। मैं गांधीवादी सेठ गोविंदास जी को, पंडित कुंतीलाल दुबे जी को, सुभद्रा चौहान जी को प्रणाम करता हूं। जबलपुर स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की भूमि है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। संस्कार धनी जबलपुर की इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रियंका जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, राहुल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं ले रहा, हमारे मेयर, हमारे सब विधायक, आपके जबलपुर के विधायक, सभी यहाँ आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 2023 का आज शंखनाद कर रहे हैं। और ये एक चुनाव की केवल बात नहीं है, ये मध्य प्रदेश की भविष्य की बात है। जब मैंने प्रियंका जी को आमंत्रित किया, उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगी। मैंने पूछा क्यों नहीं आएंगी आप? उन्होंने कहा मैं तभी आऊंगी जब सबसे पहले मैं नर्मदा की पूजन करूं। ये प्रियंका गांधी जी की शर्त थी। मुझे यहां के 45 साल पहले की सड़कों में घूमने का, जबलपुर की सड़कों में घूमने का याद आती है। मुझे यहां आकर अपनी जवानी की भी याद आती है। ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। मुझे गर्व है प्रियंका जी कि आप वहां आई हैं, जबलपुर आई हैं, जो संस्कार धानी है। केवल संस्कार धानी नहीं है, ये हमारी संस्कृति धानी है। हमारी जो संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है,
हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। आज भारत क्या है? भारत ऐसा देश है जैसा कोई विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने देवी देवताएं हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हों। कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जिसने अन्य धर्म को भी जीवित किया, अन्य धर्म को जीवित किया। आज मेरा दिन नहीं है, आज प्रियंका गांधी जी का दिन है और आप सब प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ज्यादा देर परेशान नहीं करूंगा। प्रियंका जी, हमारी संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, ये उसकी राजधानी है। धर्म विचार का विषय है, आचार का विषय है, धर्म प्रचार का विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो इसे प्रचार का विषय बनाती है, ये प्रचार का विषय नहीं है, राजनीतिक मंच में रहती है। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये सबसे बड़ी बात है। 15 साल बाद दिसंबर 2020 में आपने कांग्रेस की सरकार चुनी। शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा? प्रियंका जी, ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं के अत्याचार पर नंबर 1, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा। कौन सी चुनौती नहीं थी हमारे सामने? 15 महीने हमारी सरकार चली, सौदेबाजी से उन्होंने हमारी सरकार गिराई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं बनाना चाहता था। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं सौदा नहीं करूंगा। और शिवराज सिंह जी ने पिछले 3 सालों में हमें दिया। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह आपने दिया क्या? आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, आपने कोरोना की मौत दी, भर्ती घोटाले दिए, माफिया राज दिया, बलात्कार दिया और एक और बहुत दी, घर घर में शराब दी शिवराज सिंह जी ने। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। मैं शिवराज सिंह से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उनके नाचने से मुकाबला नहीं कर सकता, मैं उन्हें हरा नहीं सकता नाचने में। मैं शिवराज सिंह जी को गाने में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को कलाकारी में नहीं हरा सकता, मैं शिवराज सिंह को घोषणाओं में नहीं हरा सकता, पर मैं हरा सकता हूं उन्हें सच्चाई में, मैं हरा सकता हूं। ये शिवराज सिंह जी की आज मैं चुनौती देता हूं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ये चुनाव किसी उम्मीदवार का केवल नहीं है, किसी पार्टी का केवल नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, मध्य प्रदेश का भविष्य के चुनाव है। और आपको तय करना है आप कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। मैं नौजवानों को देख रहा हूं, इतने सारे नौजवानों को देख रहा हूं यहां। आज ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आज का बेरोजगार नौजवान, इसकी अपनी सोच है। आज का नौजवान ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और मैं
अंत में यही कहना चाहूंगा कि 5 महीने बाद कमलनाथ को मत देखना, कांग्रेस को मत देखना, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लेना और सच्चाई का साथ देना। आप सच्चाई का साथ देंगे तो हम अपने मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रख पाएंगे। हमारे जबलपुर में तो 4 विधायक हैं और आगे आने वाले चुनाव में मुझे इसका पूरा विश्वास है कि पूरा जबलपुर जिला और जबलपुर कैंट और जबलपुर शहर का झंडा हमारी मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे जबलपुर के मेयर, हमारे चारों विधायक माननीय तरुण जी, लखन जी, दिनेश जी, विवेक तनखा जी, ये सामूहिक रूप से श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगी। हमारे जबलपुर के चारों निर्वाचित माननीय विधायक, मेयर साहब, अन्नू भैया, प्रियंका जी का और कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। आप अनाउंस करो, रुकेगा मेरा। इतनी दूर दूर से आप सब जिनको सुनने के लिए आए, इतनी कड़कती हुई धूप में आप यहां पे घंटों से खड़े हैं। मैं आपके और उनके बीच में अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं एक बात को जरूर कहना चाहता हूं कि प्रियंका दीदी, आप हमारे बीच में आइए। हम सबका सौभाग्य है और ये मां नर्मदा के अंचल में बसी जबाली ऋषि की तपोभूमि, आचार्य विनोबा भावे जी की संस्कार धानी और आचार्य रजनीश और महर्षि महेश योगी जी की कर्मभूमि है। यहां पर जो भी आता है उसकी इच्छा मां नर्मदा के आशीर्वाद से जरूर पूरी होती है कि नहीं होती है? तो दीदी, आपने मां नर्मदा का पूजन करके जो भी संकल्प लिया है वो जरूर पूरा होगा और आपको उस संकल्प पे, आपको उस आह्वान में हम सब जो यहाँ मौजूद है या जो नहीं भी हैं, कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ चलेंगे। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हम सबकी प्रिय जननेत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी को कि वो आए और हम सबको और आप सबको संबोधित करें। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी। मेरे साथ एक बार कहिए, हर हर नर्मदे, नर्मदा मैया की जय। सबसे पहले तो अपनी समय से इतनी कड़ी धूप में मेरा इंतजार कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका स्वागत। श्री जेपी अग्रवाल जी, श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी, श्री गोविंद सिंह जी, श्री विवेक तनखा जी, श्री राजमणि पटेल जी, श्री सुरेश पचौरी जी, श्री कांतिलाल भूरिया जी, श्री अरुण यादव जी, श्री अजय सिंह जी, श्री सत्यनारायण पटेल जी, नीलांशु चतुर्वेदी जी, संजय कपूर जी, जीतू पटवारी जी, जयवर्धन सिंह जी,
यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई और सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने भी उपस्थित नेतागण हैं जो मंच पे बैठे हैं, जिनका नाम मैं नहीं ले पाई, उन सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आज महाकौशल की पावन और क्रांतिकारी धरती पर खड़े होकर मुझे बहुत गर्व हो रहा है। इस धरती ने क्रांति दूत तो हम सब उनका आशीर्वाद मांगते हैं और इस धरती ने देश भर में आदिवासी संस्कृति का झंडा बुलंद किया। इसीलिए आज यहाँ खड़े होकर हम आराध्य बड़ा देव जी को प्रणाम करते हैं। और उनका भी आशीर्वाद मांगते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सिर्फ भारत का केंद्र नहीं है, भारत का दिल है, भारत की जान है। ये जो संस्कार धानी धरती है आपकी कहलाती जाती है। इसने साहित्य, संस्कृति और हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार इसने हमारे देश को दिए हैं। इन्हीं संस्कारों के आधार पर हमारा संविधान बना और ये जो आधुनिक भारत है इन्हीं संस्कारों के आधार पर आगे बढ़ा। आज जब मैं नर्मदा पूजन करने गई तो मैं सोच रही थी कि यहाँ इस नर्मदा मैया से, इस धरती से सदियों से, शायद हजारों सालों से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। और क्या है ये आस्था जो हम सबको यहाँ लाती है? हम सब नर्मदा पूजन करते हैं, हमारे दिलों में वही भावना होती है जो भावना सदियों पहले उन लोगों में होती, उनके दिलों में होती होगी जो यहीं पर आके नर्मदा पूजन करते थे। मैं सोच रही थी कि ये जो आस्था होती है धर्म में, इस तरह की आस्था क्यों नहीं है? ये कर्म कांड क्यों बन गया है कि चुनाव के समय आकर घोषणाएं हो जाती हैं, तमाम आपको वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों में जो वादा करता है उसकी खुद की आस्था नहीं है, उसकी खुद का विश्वास नहीं होता, करके चले जाता है। चुनाव हो जाता है, चुनाव जीत भी जाते हैं बड़े बड़े वादे करके, घोषणाएं करके, लेकिन उसके बाद उनको पूरा करने की कोई कोशिश नहीं होती। तो आज यहां खड़े होकर
इस संस्कारधानी धरती पर खड़े होकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ एक पुरानी राजनीति की, जिसमें हमारे नेता जो कहते थे वो करके दिखाते थे, जिसमें हमारे नेता सब कुछ न्यौछावर करके आपके लिए दिन रात एक करते थे। आपकी सेवा सर्वोपरि होती थी उनके दिल में, उनके दिमाग में। और मैं कहना चाहती हूं कि जो आपके साथ पिछले 18 सालों से हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि आपका इस्तेमाल हो रहा है, शोषण हो रहा है। आपके सामने आकर तरह तरह के वादे, तरह तरह की घोषणाएं होती हैं और उनको पूरा नहीं किया जाता। धन बल को लेकर, धनादेश के बल पर जनादेश को कुचला जाता है। आपको याद है, यहां पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, लेकिन जोड़ तोड़ करके, पैसे लगाकर, हर तरह की चीजों को करके भाजपा के नेताओं ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बना दी। चलिए, भाजपा की सरकार बन गई, कुछ अच्छा करके दिखाते तो कम से कम कुछ फायदा होता आपका। लेकिन मुझे खुद ताज्जुब हुआ, आज मैं अपने नोट पढ़ रही थी यहां आने के लिए, भाषण देने के लिए, तो मैं पढ़ रही थी कि कितनी बेरोजगारी है, घोटाला, व्यापम घोटाला, शिक्षक पात्रा भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती का घोटाला, खनन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग का घोटाला, ई टेंडर का घोटाला, टीवी सेट वितरण का घोटाला। कितने सारे घोटाले हैं, इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की। कि जो मोदी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निकाली, उससे लंबी तो ये लिस्ट है। इन्होंने नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा, खनन करा रहे हैं वहां, महाकाल के कॉरिडोर को नहीं छोड़ा। एक पुजारी जी है महाकाल के, मेरा उनसे संपर्क है, उन्होंने मुझे वीडियो भेजा कि हवा, तेज हवा चल रही है और जितनी इमारतें इन्होंने बनाई है सारी गिर रही हैं, क्योंकि उसमें भी घोटाला किया, उसमें भी किसी ने पैसे खाए हैं। तो कहां रुकेंगे ये लोग? और जो आपकी संस्कृति है, जो यहाँ के संस्कार हैं, उनका आप याद कब दिलाएंगे नेताओं को, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। 220 महीनों के शासन में 225 घोटाले किए हैं इन्होंने, तकरीबन हर महीने एक नया घोटाला कर रहे हैं।
इससे आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है, कभी आपने सोचा है? हम सब कहते हैं, टीवी पे देख लेते हैं कि चलो घोटाला हो रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कहीं पे कोई नेता अपना बड़ा बड़ा महल बना रहा है, तो हम ये भी सोच सकते हैं भाई हमारा क्या, वो कमा रहा है, ठीक है कमा रहा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर आप पे पड़ता है। जो भ्रष्टाचार होता है इसका सबसे बड़ा असर पब्लिक पर ही पड़ता है, क्योंकि जहां पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, मंत्रियों का ध्यान होना चाहिए, वहां से ध्यान हटता है। सिर्फ जब लूट और सत्ता में ध्यान रहता है तो पब्लिक का ध्यान नहीं रहता। जहां विकास के कार्य करने पड़ते हैं, पैसे उनमें डलने चाहिए, पूंजी उसमें डलनी चाहिए, वो नहीं डलती। जब अपने लिए पैसे लूटने में पड़ जाते हैं नेता, तो पब्लिक पीछे छूट जाती है, आपकी जरूरतें पीछे छूट जाती हैं, और जो कार्य होने चाहिए आपके लिए वो नहीं होते। 18 सालों से ये सत्ता में है, तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है। वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है, कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से, और ये इनके व्यवहार में स्पष्ट दिखने लगा है। जैसे कुछ दिनों पहले यहां आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंसमेंट की, तो इसलिए की क्योंकि 6 महीने में चुनाव आ रहा है। भाई तुम्हारी 5 साल से सरकार थी, 3 साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो, तो तुमने ये घोषणा पहले क्यों नहीं की? इस समय करने की क्या जरूरत है? तो ये इनका व्यवहार दिखा रहा है हमें कि ये सब कर्मकांड है। इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, अपनी ही बातों पर यहां आकर घोषणाएं करते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, भरवा नहीं पाते। आप सब्जी खरीदने के लिए दुकान जाती हैं तो आधी चीजें आप बगैर खरीदे ही वापस आ जाती हैं। और महंगाई की मार सिर्फ महिलाओं को नहीं लेकिन सबको है। किसानों को देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं, जो भी इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे खाद हो चाहे कुछ भी हो, सब महंगा पड़ गया है। बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है आपके प्रदेश में, भयंकर। बेरोजगारी है। जैसे मैंने कहा, शर्म की बात है कि एक सरकार 3 सालों में मात्र 21 सरकारी नौकरी दे रही है। तमाम पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे नौजवान भाई बहन मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं भर्ती के इम्तिहानों के लिए, कुछ ना कुछ हो जाता है, घोटाला हो जाता है, कुछ ना कुछ लीक हो जाता है पेपर, कोई गड़बड़ हो जाती है। जितने पैसे उनके माँ बाप ने खर्चे उनके फीस पे, सब बर्बाद हो जाते हैं। जितने महीने उन्होंने पढ़ाई की वो सब बर्बाद हो जाते हैं। पेपर देते हैं, पेपर का कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई नौकरी नहीं मिलती, पद खाली पड़े हैं, नौजवान खाली पड़े हैं।
लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। आदिवासियों की दुर्दशा हो गई है आपके प्रदेश में। आपको याद होगा कि इंदिरा जी कितना काम करती थी आदिवासियों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, और आज आपकी दुर्दशा है। अत्याचार बढ़ रहे हैं, चाहे बुजुर्गों पे, चाहे बच्चों पे, चाहे आदिवासियों पे, चाहे दलितों पे। तो तमाम जो जितने भी आंकड़े हैं, जो सब कुछ दिखा रहा है आपको, जो आप अपने अनुभव से आप देख रहे हैं अपने जीवन में, वो कुछ कह रहा है। और मीडिया, इश्तिहार, बड़े बड़े पोस्टर, बड़ी बड़ी होर्डिंग कुछ और कह रहे हैं। मुझे एक कहानी याद आई। एक किसान था, बहुत मेहनत करता था बेचारा, कड़ी धूप में जाकर खेती करता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, सुबह निकलने से पहले छोटा सा पुराना टीवी था उसका, टीवी में वो खबर देख लेता था। तो एक दिन बड़ी धूप थी, खबर में आया कि बारिश आने वाली है। तो उसने कहा चलो आज सिंचाई नहीं करेंगे, आज तो खूब बारिश आएगी। निकला काम के लिए, पूरे दिन धूप रही, बारिश नहीं आई। उसने सोचा चलो खबर गलत होगी, कल सिंचाई कर लेंगे। घर आ गया, अगले दिन फिर निकला, फिर खबर देख ली, फिर खबर में आया कि बारिश आने वाली है। फिर उसने सिंचाई नहीं की। ऐसे 5, 6, 7 दिन गुजर गए और वो इसी इंतजार में रहा कि भाई आज बारिश आएगी। बारिश नहीं आई, खेती एकदम सूख गई। घर आके रोने लगा। तो फिर रोने लगा, अपने गुरुजी के पास गया कि भाई मैं तो इंतजार कर रहा था, मेरा सारा खेत सूख गया, मैं क्या करूं। तो उसके गुरुजी ने उसको कहा, ये मूर्ख, तुमने अपने अनुभव से नहीं देखा क्या हो रहा था? तुम्हारे सामने तुम्हारा खेत सूख रहा है और तुम इंतजार कर रहे हो कि बारिश आएगा क्योंकि खबर ने कह दिया। तो यही तो हो रहा है आज देश में, प्रदेश में। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अत्याचार बढ़ रहे हैं, आपस में फूट बढ़ रहा है, और आपको बताया जा रहा है कि कोई सुनहरा दौर चल रहा है। आप गैस का सिलेंडर खरीद नहीं सकते, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, छत पे खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। किसान के बेटे हैं, किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। फसल का दाम नहीं मिलता, गेहूं, धान, सोयाबीन, सब्जियों का दाम नहीं मिलता। 4,000 करोड़ का घोटाला तो इन्होंने अपने ओलावृष्टि के फसलों में, जब फसल बर्बाद हुई थी तो जो आपको मुआवजा मिलना था उसमें इन्होंने 4,000 करोड़ का घोटाला कर डाला। किसान को मुआवजा नहीं मिला, इन्होंने फर्जी मुआवजे बांट दिए। तो देखिए, चाहे किसान हो, चाहे मेरी आदिवासी बहन भाई हो, जिनके खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, जिनको कोंदो, कुटकी और अन्य उपज का दाम नहीं मिलता, जिनको वन अधिकार नहीं मिलता, चाहे मेरी बहनें हो, चाहे प्रदेश के नौजवान हो, किसी के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ये
सरकार चली है तो घोटालों के लिए चली है, भ्रष्टाचार करने के लिए चली है। और जैसे हमने भाजपा के नेताओं को पूरे देश भर में देखा है, सत्ता के लिए कुछ भी कर डालेंगे। मुझे अफसोस है कि मध्य प्रदेश के हमारे भी कुछ ऐसे नेता थे जो सत्ता की वजह से छोड़ के चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए। तो अब देखिए, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर जी हैं। अठारह सालों में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की। अगर 22,000 नौकरियां ही दिलवा देते तो कुछ फायदा होता इनका, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी घोषणाएं की उनमें से 1% शायद पूरी होंगी। तो सच्चाई आपके सामने है। ये जबलपुर शहर है, आप सब जानते हैं, देश प्रदेश चलाने के लिए देखिए एक विजन चाहिए होता है, एक नजरिया होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए निर्माण करवाने की। इस शहर में जितने काम कराए गए थे, जो कांग्रेस की सरकारों ने कराए, वो इस नजरिए के साथ कराए आपके विकास को लाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने देश में IIT जैसे बड़े संस्थान बनाए। इंदिरा जी ने हरित क्रांति कराई। राजीव जी ने आधुनिक भारत के लिए काम किया। मनमोहन सिंह जी ने बहुत काम किया भारत को आगे बढ़ाने के लिए। एक नजरिया था। रखती है, विश्वास रखती है पब्लिक में, और एक जो सत्ता में आस्था रखती है। तो जो सत्ता में आस्था रखते हैं वो कभी आपकी सुनवाई नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपकी सुनवाई करती है। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, आप खुद देखिए और खुद आकलन करिए कि जो कहा है वो किया है कि नहीं। अभी अभी कर्नाटका में सरकार बनी है, 5 गारंटी दिए थे, 5 के 5 गारंटी कैबिनेट में पास हुए हैं। राजस्थान में पुराना पेंशन लागू है। तमाम ऐसी स्कीमें हैं जिनका वादा चुनाव में किया था, आज लागू हो रही हैं। यहाँ बगल में छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों को धान का दाम मिल रहा है पूरे देश भर में। छत्तीसगढ़ में भी पुरानी पेंशन लागू है। आप हिमाचल को देखिए, जो वादे किए वो पूरे करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करती हूं कि आप जागरूक बनिए और जो सच्चाई है उसको पहचानिए। आपके सामने जो हो रहा है, आप जीवन में जो संघर्ष कर रहे हैं, वो संघर्ष बढ़ रहा है, इसको समझिए। और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की सरकारें अपने प्रदेशों में क्या कर रही हैं। और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी, जिससे पहले कि भाजपा ने उसको गिराकर ये सरकार बनाई, तब उन्हीं 1.5 सालों में कितना काम किया गया। 27 लाख किसानों का 11,600 करोड़ कर्ज माफ किया उन 1.5 सालों में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपए से 600 रुपए तक बढ़ाया गया था। 1 करोड़ परिवारों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली योजना का फायदा हुआ था। 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ था। आदिवासियों के लिए 12,000 बर्तन बैंक बनाए गए थे। ये सब काम 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया, और आज भी ऐसे ही काम कांग्रेस की सरकारें जहां जहां उनकी सरकार है वहां पे कर रही हैं।
तो बहनों और भाइयों, हम आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। ये मेरा वादा है आपको। यही वादा मैंने कर्नाटका में किया, यही वादा कर्नाटका के नेताओं ने किया, राहुल गांधी जी ने किया और कर्नाटका की सरकार बनते ही उस कैबिनेट ने पास किया हुआ है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं, 500 रुपए का आपको मिलेगा। आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे, सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी। मतलब आधी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। ये हमारी गारंटी है। और देखिए, दिल से मैं कह रही हूं कि बहुत साल हो गए, केंद्र में 9 साल हो रहे हैं, आपके प्रदेश में 18 साल हो रहे हैं। ये राजनीति बहुत आगे बढ़ चुकी है जो आपको नकार रही है, आपकी जरूरतों को नकार रही है। हर बार आपके जज्बातों को उभारा जाता है, इधर उधर की बातें की जाती हैं। कमलनाथ जी ने कहा हम भारतीय हैं, हम सबके लिए धर्म से बड़ा कुछ नहीं है, हमारी आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम उसे दिल में मानते हैं, वो हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पब्लिक को बहकाया जाए, कि पब्लिक के जज्बातों को उभार कर वोट मांगा जाए। उसका मतलब नहीं है। और अगर नेता ऐसा कर रहा है या एक राजनीतिक दल बार बार ऐसा कर रहा है कि चुनाव का समय आया, आपके जज्बात उभार दिए, आपकी काम की बात नहीं की, तो आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हो। वो तो है ही बिगड़े, क्योंकि आपको बार बार जज्बातों पर उकसा रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बिगाड़ रहे हो क्योंकि आप बुरी आदत डलवा रहे हो। उस नेता को कभी ये एहसास नहीं होगा कि अगर वो आपका काम नहीं करेगा
तो उसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। अपने नेताओं को जवाबदेह बनाना है कि नहीं? बनाना है ना? तो मन बना लीजिए, मन बना लीजिए। 6 महीनों में चुनाव है, 6 महीने हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, और जो आपने 18 सालों में देखा है उसका आकलन करने के लिए 6 महीने हैं ये समझने के लिए, देखने के लिए कि कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं अपने प्रदेशों में। जागरूक बनकर देखिए, समझिए, सुनिए और अपना वोट अपने पक्ष में डालिए। एक ऐसी राजनीति को बनाइए अपने देश में, अपने प्रदेश में, जो आपके प्रति जवाबदेह बने। बहुत हो गया ये भ्रष्टाचार, आपको गुमराह करने का बहुत काम हो गया। आप नेताओं को मजबूर करिए कि जब इस मंच पे खड़े होते हैं तो आपके सामने सच बोले, नहीं तो आप उनको सत्ता से निकाल देंगे। यही आग्रह है मेरा आपसे। और खामखा चुनाव की वजह से मैं यहां खड़े होकर किसी की आलोचना करने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ आपको जागरूक करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे जागरूकता मांगने आई हूं। क्योंकि मैं जानती हूं कि कितने संघर्ष के साथ, कितनी मुसीबतों का सामना करके कितनी मुश्किल से निर्माण होता है। किसी चीज को बनाने में क्या नहीं लगता, खून पसीना लगता है। मेरे परिवार के सदस्यों ने खून दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो मैं जानती हूं कि निर्माण में कितना संघर्ष है, और मैं जानती हूं कि सत्ता को भोगना कितना आसान है। मुझे दिखता है कि क्या हो रहा है, और मैं चाहती हूं कि जो मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिखे, सच्चाई दिखे, और सच्चाई के आधार पर, अपने भविष्य के आधार पर, अपने देश और अपनी देश के प्रति आस्था और भक्ति के आधार पर आप अपना वोट डालें। इसलिए आज हमारे प्रचार का, शायद हमारी प्रचार का शुरुआत है। मैं बहुत सौभाग्य की बात मानती हूं कि ये शुरुआत नर्मदा मैया के तट पर हुआ। क्योंकि हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं इस मंच पर, नर्मदा मैया के तट से आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे आपके सामने। हमारी एक ही सच्चाई है, हम देश के लिए समर्पित हैं, आपके लिए समर्पित हैं, और पूरी निष्ठा से, प्रेम से आपके लिए दिन रात काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कुछ लंबी बातों को इतने ध्यान से सुना। मेरी आशा है कि इन पर ध्यान भी आप घर जाकर भी देंगे और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी भलाई के लिए ही मैंने ये सब बातें कही। बहुत बहुत धन्यवाद।